बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अच्छा जी, तो आज बात करेंगे हम एलएलएम के बारे में, टेक्स्ट जनरेशन के बारे में। और एलएलएम क्या चीज़ होती है? एलएलएम मींस लार्ज लैंग्वेज मॉडल। सही। शुरू कहाँ से करते हैं? शुरू करते हैं, हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म का डेटा होता है ना। हमारे पास डेटा होता है, एक होता है स्ट्रक्चरल डेटा और एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। सही। स्ट्रक्चर्ड डेटा वही होता है जो जिनके हमारे पास टेबल्स बने होते हैं, लेबल होता है या अन लेबल होता है, लेकिन वो सारा कुछ उसका बना होता है पहले से, जिस तरह वो एक्सेल शीट में होती है। स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। अनस्ट्रक्चर्ड वो होता है जो जिनका कोई वो नहीं होता, स्ट्रक्चर नहीं होता। लाइक अभी आप लोग को जो ये स्लाइड नज़र आ रही है ना, ये सारा कुछ ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। इसका कोई फॉर्मेट वगैरह नहीं है। या वीडियो हो गई, ऑडियो हो गई, इमेजेस, ये सारा अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। तो उसके लिए उसके भी दो किस्म हैं। एक इमेजेस होते हैं और एक होते हैं सीक्वेंशियल डेटा। सीक्वेंशियल डेटा क्या होता है? सीक्वेंशियल डेटा वो होता है कि वो डेटा जो एक सीक्वेंस में जा रहा होता है और आगे वाला या आने वाला डेटा डिपेंड करते हैं पीछे वाले डेटा के ऊपर। लाइक अगर मैं आप लोग को बता दूं, ये गोल आपको नज़र आ रहा होगा ना, टुडे वी विल पीक इनसाइड द माइंड ऑफ एआई आर्टिस्ट्स। तो माइंड ऑफ एआई आर्टिस्ट डिपेंड करता है पीछे वाले ये पिछले टेक्स्ट के ऊपर। ये सीक्वेंस जा रहा है। अगर इनको हम मैं हटा दूँ तो इनसाइड माइंड ऑफ एआई आर्टिस्ट इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, जिसको हम इंग्लिश में आई थिंक प्रेडिकेट कहते हैं, जितना मुझे पता है। तो ये सिक्वेंशियल डेटा होता है। या वीडियो, वीडियो हम अगर लगा ले, मूवी देख रहे हैं तो बीच में से अगर हम लगा ले तो किसी को पता नहीं चलता कि पीछे पीछे क्या हुआ है। तो इसलिए वो स्टार्ट में सीक्वेंस उसका लाजमी होना चाहिए। या ऑडियो भी तो सीक्वेंशियल डेटा होता है। सीक्वेंशियल डेटा के लिए जो सबसे पहले मॉडल आया था वो था कौन सा? वो था आरएनएन। कौन सा था? वो था आरएनएन। ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। आरएनएन था, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क हमने कल पढ़ा था, क्या चीज़ था? रिकरेंट सीक्वेंशियल के लिए हम यूज़ करते वो जो सीक्वेंशियल डेटा के लिए काम किस तरह करता है, वो होती क्या चीज़ है, उसके ऊपर मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हमारा वो मेन मकसद नहीं था। मैं सिर्फ आप लोग को सिर्फ नाम उसके बता रहा हूँ। बस इतना समझ लें कि ये सीक्वेंशियल डेटा के लिए यूज़ होता है। और इससे पिछले वाला डेटा उसको पता होता है, वो स्टोर करते हैं मेमोरी वगैरह में। आरएनएन को एडवांस की तरफ लेके गए थे। फिर उसके बाद दौर आ गया एलएसटीएम का, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। इसमें क्या होता था? इसमें पीछे जो हो रहा था तो उसका मेमोरी वो लोग मतलब मॉडल सेव कर लेता। और वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती थी उसके पास होती, अनइम्पोर्टेंट को डिलीट कर लेता था। तो उसके पास वो मेमोरी होती थी। आरएनएन में भी होती थी, लेकिन आरएनएन में ये मसला आता था कि जब एक लॉन्ग सेंटेंस होता या पैराग्राफ, तो जब एंड तक पहुंचता तो पिछले वाला जो स्टार्ट वाला होता वो भूल चुका होता। फिर उसे याद नहीं होता क्योंकि उसका वो उसके पीछे कैलकुलेशन है मैथमेटिकली। फिर मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा हूँ, बस इतना समझ ले कि वो भूल चुका होता। कैसे? वो उसकी तरफ मैं नहीं जा रहा हूँ बैकग्राउंड। एलएसटीएम में क्या था? एलएसटीएम में ये था कि जो अनइम्पोर्टेंट चीज़ें थी उसको डिलीट कर लेता, बाकी वो अपने साथ रख लेता। फिर उसके बाद जीआरयू आ गया। जीआरयू, गेटेड रिकरेंट यूनिट जो था। तो जीआरयू जब आ गया तो जीआरयू तो एलएसटीएम और जीआरयू दोनों तकरीबन सेम है, लेकिन इसमें गेट्स एक में 3 होते, डिलीट का भी होता है इसमें, एक में 2 गेट्स होते। उसकी तरफ भी हम नहीं जा रहे। सिर्फ मैं आप लोग को ये ओवरव्यू सा दे रहा हूँ कि होती क्या चीज़ है। बाकी आप लोग अगर ये चीज़ आपको नहीं आती तो इट्स ओके। ये आप लोग डीप लर्निंग में सीख सकते हैं क्योंकि ये डीप लर्निंग का टॉपिक है। और हम सिर्फ आप लोग को बता रहे हैं कि ये होती क्या चीज़ है, बस वो आपको पता चल गया। अब आगे इसमें एक चीज़ होती है ट्रांसफार्मर और अटेंशन मैकेनिज्म, वो हम आगे स्लाइड्स में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो शुरू करते हैं किस चीज़ से? यहाँ से ट्रेनिंग की हम बात कर लें। ट्रेनिंग की एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आई एम सॉरी। मैं ये जो स्लाइड लगा चुका हूँ ये वो दूसरे वाली है। मैं
ओरिजिनल स्लाइड्स आपको लगाता हूँ, सब्र कर 1 मिनट। सही। हाँ, दूसरी बात ये कि मैं स्लाइड्स को इतना देखता नहीं हूँ। मैं बस अपने जहन में जो आते हैं, जो मुझे पता होता है कि आज आज मैंने ये टॉपिक पढ़ाने, तो बस मैं वो खुद से कर लेता हूँ। स्लाइड्स की मुझे इतनी आदत है नहीं। स्लाइड्स तो मैंने आप लोग के लिए वो बनाए हुए हैं। बाकी मुझे स्लाइड्स इतने पसंद नहीं होते कि लेक्चर्स इस तरह देता हूँ, मैं जहन से देता हूँ अपने। अच्छा, यहाँ पे देखें आप लोग को मैं एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी आप लोग के लिए, ट्रांसफार्मर्स, अटेंशन मैकेनिज्म, एम्बेडिंग्स, रैग्स, एजेंट, रोड टू एजीआई। एजीआई को हम स्किप कर लेंगे, एजेंट्स को भी स्किप कर लेंगे, ये एडवांस से। ये 4 चीज़ें हम आज पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर्स, अटेंशन मैकेनिज्म, एम्बेडिंग्स और रैग्स। सही हो गया। रैग का हम चैटबोर्ड भी बनाएंगे, और ये बाकी 3 हम थियोरेटिकल हम स्टडी कर लेंगे। सही है। अब शुरू करते हैं ट्रांसफार्मर्स और अटेंशन मैकेनिज्म से। सही। मैंने आपको बात बता दी आरएनएन की, एलएसटीएम, जीआरयू की। सही। अब 2017 में गूगल ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश कर लिया जिसका नाम था अटेंशन इज ऑल यू नीड। हम सबको अटेंशन चाहिए होती है ज़िंदगी में, हर बंदा अटेंशन के पीछे चल रहा है, और अटेंशन सबको चाहिए होती है। अब गूगल ने भी बात बता दी कि भाई अगर इंसानों को अटेंशन चाहिए तो टेक्स्ट को भी अटेंशन चाहिए। अब टेक्स्ट को अटेंशन चाहिए तो उन्होंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश कर ली, और इस रिसर्च पेपर में ये क्वालिटी डाल दी कि एक टेक्स्ट है मिसाल के तौर पर, उस टेक्स्ट का या पूरे पैराग्राफ का जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उस पर फोकस करेंगे और उसको सिर्फ लेंगे, अनइम्पॉर्टेंट सारे एक ही वक्त में डिलीट करेंगे। बाकी काम किस तरह होता था कि वो एक सिक्वेंशियल लाइन में वो जाते थे, रीड करते, लाइक द एलएलएम रिवोल्यूशन वाजंट ड्रिवन बाय अ न्यू ब्रेक थ्रू बट बाय अ 2017 पेपर टाइटल अटेंशन इज ऑल यू नीड। इस तरह मतलब वो रीडिंग कर लेते हैं एक सीक्वेंस में। अटेंशन मैकेनिज्म में क्या होता है, वो एक ही वक्त में सारे डेटा को स्कैन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस कर लेते हैं, अनइम्पॉर्टेंट को डिलीट कर लेते हैं। तो इससे हमारे पास टाइम भी बच जाता है, फास्ट भी हो जाते हैं, और मेमोरी भी बच जाती है, और जो मेन चीज़ होती है उसको हमें उस पर फोकस हमारा चले जाता है। अब अटेंशन मैकेनिज्म जब आ गया तो इससे पूरे जो हमारे चैट बोट है ना, चैट बोट, जिस तरह हम चैट जीपीटी है, तो चैट जीपीटी आखिर में जो टी है ना वो ट्रांसफार्मर है, और ट्रांसफार्मर बेस्ड करता है किस चीज़ पे, अटेंशन मैकेनिज्म पे। तो मतलब ये कि अटेंशन मैकेनिज्म उसमें भी यूज़ होता है। सही। अब इसके मैं एग्जांपल अगर आप लोग को मैं दे दूं तो आप लोग ये देखिए, द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्ड ऑर्डर इन इंग्लिश, वर्ड ऑर्डर ऑफन डिटरमिन्स मीनिंग, लाइक द सेंटेंस। देखिए सेंटेंस को, डॉग बाइट्स मैन हैज़ ड्रास्टिकली डिफरेंट एंड लेस फन आउटकम देन मैन बाइट्स डॉग। मतलब दो सेंटेंसेस वर्ड सेम यूज हुए, लेकिन सिर्फ वो सीक्वेंस का फ़र्क आ गया कि किस ऑर्डर में है, सीक्वेंस कैसा है इसका। सही है। अब अटेंशन क्या करता है कि वो स्ट्रक्चर रिलेशन को कैप्चर करता है कि अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसको उसको उस पर फोकस कर लेते हैं। सही। तो ये अटेंशन मैकेनिज्म का मैं आप लोग को बस सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि हम प्रैक्टिकली वर्क की तरफ भी जाएंगे फिर, तो हमारे पास टाइम इतना होता नहीं, तो मैं फोकस करूँगा उस चीज़ पे, इस चीज़ पे नहीं, बस सिर्फ आपको आइडिया हो जाए कि अटेंशन मैकेनिज्म काम किस तरह करता है, और मैंने आपको बता दिया कि इस तरह काम करते हैं, फोकस कर लेता है। बाकी इसके पीछे जो मैथ्स होती हैं, अगर वो मैथ्स आप लोग सीखना चाहते हैं तो मुझे बता दें। अगर आप लोग उस मैथ्स को सीखना चाहते हैं कि इसके पीछे मैथ्स क्या होती है तो मुझे बता दें, कल मैं आपको वो पढ़ा दूंगा। लेकिन आई डोंट थिंक सो वो इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए, बस आप लोग सिर्फ फोकस कर ले मेन चीज़ों पे। सही। अच्छा, तो हम जाते हैं किसकी तरफ, एलएलएम के जो टेक्स्ट जनरेशन की जो वो होते हैं ना, प्रोसेस होती है, जो पाइपलाइन होती है उसकी तरफ जाते हैं ना। क्या करते हैं, हम इनपुट देते हैं।
एक इनपुट देते कि राइट एंड इससे ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सही। अब वो एम्बेडिंग या कंटेक्सचुअल एम्बेडिंग में वो जो हमारे जो डेटा होता है ना, हमारा टेक्स्ट जो होता है वो टोकन्स में कन्वर्ट हो जाता है। टोकन्स क्या चीज़ें आगे मैं आपको प्रैक्टिकली करवाऊँगा अभी। सही है। जो कोडिंग हम करेंगे प्रैक्टिकल सेक्शन में तो उसमें मैं आपको दिखाता हूँ अभी। फिर उसके बाद वो इनकोडिंग में कन्वर्ट हो जाती है। इनकोडिंग में इनकोडिंग का स्टेप आता है। इनकोडिंग में क्या होता है कि वो हमारे जो जितने भी टोकन्स बने होते हैं ना वो सारे न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट हो जाती है। कल मैंने आपको बात बताई थी वेक्टर डेटाबेस की। तो वेक्टर डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होता है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है। आप लोग को मैंने बताया था ना कि हर चीज़ को एक डेटा मिल जाता है या न्यूमेरिकल वगैरह। तो वो न्यूमेरिकल इस प्रोसेस को एम्बेडिंग कहते हैं कि आप उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद प्रेडिक्शन की बारी आती है और फिर हमें आउटपुट दे देता है। प्रेडिक्शन वो कर लेता है, फिर वो प्रोबेबिलिटीज़ के बेस के, ये सारा काम प्रोबेबिलिटीज़ के बेस पे होता है कि किस वर्ड की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी तो वो वर्ड यूज़ होगा। लाइक सेंटेंस है ना, लाइक ही इज़ गोइंग टू, तो टू के बाद जिस वर्ड की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी वो यूज़ होगा। ये पूरा का पूरा एलएलएम इस चीज़ पे काम करता है, प्रोबेबिलिटीज़ वगैरह पे। सही। तो फिर वो हमें आउटपुट मिल जाता है। अब इनपुट टेक्स्ट हम अगर हम कर लेते हैं, देख लें यहाँ पे देखें, द बेस्ट वे टू लर्न जनरेटिव एआई इज़, ये पहले हमने लिख दिया और इसके बाद हमने खाली जगह छोड़ दी कि अब क्या होगा। अब वो क्या, इनकोडिंग सेशन आ जाता है। क्या करते हैं, द ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क एनालाइज द एंटायर टेक्स्ट क्रिएटिंग अटेंशन वेट्स एंड एम्बेडिंग फॉर द इनपुट सीक्वेंस। ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क क्या करते हैं कि पूरे एनालाइज को, इस कॉन्टेक्स्ट को समझ लेता है और उसको वेट्स, अटेंशन वेट्स देते कि इस वर्ड का वेट इतना है, इसका इतना 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 है, और एक एम्बेडिंग इनपुट वो सीक्वेंस तैयार करते हैं। एम्बेडिंग का मतलब था, मैंने आपको बताया कि न्यूमेरिकल में कंटेक्स्ट बेस पे जो उसको न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है या न्यूमेरिकल नंबर मिल जाता है। आसान अल्फाज में अगर मैं बोलूँ, अगर मिसाल मैं आपको दे दूँ, लाइक किंग को अगर उसने दिया कि 91 तो क्वीन को फिर मिलेगा 92। तो ये करीब करीब है, वेट का सेम है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों करीब करीब है और इसका कॉन्टेक्स्ट और मतलब हम सेम यूज़ कर सकते हैं। किंग और क्वीन एक साथ यूज़ हो सकते हैं इस तरह। फिर तीसरा क्या आ जाता है प्रेडिक्शन की, कि नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट क्या होगी। तो इसका मतलब कि किस तरह होता है, प्रोबेबिलिटी के बेस की। लाइक वो क्या कहते हैं कि ए आई इसके बाद टू, तो टू की प्रोबेबिलिटी 40%, बाई की 30%, विथ की 10%, और आर्ड वर्क क्या चीज़ है पता नहीं 0.0001%। तो इस सब की प्रोबेबिलिटी, तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जिस वर्ड की होगी ना, तो यहाँ पे वो वर्ड आ जाएगा खुद ब खुद, इज़ टू। द बेस्ट वे टू लर्न जनरेटिव ए आई इज़ टू प्रैक्टिस, और इस तरह कुछ आ जाएगा आगे। तो टू की सबसे ज़्यादा तो टू आ जाएगा, तो फिर हमारे पास ये आउटपुट हमें आ जाएगा। इस तरह ये लूप चलता रहता है पूरा का पूरा। सही। अब ये मैथ्स, तो मैं इसको स्किप कर लूँगा, ये आप लोग छोड़ दें। मैं इम्पोर्टेंट चीज़ में आप लोग से एक क्वेश्चन करता हूँ। एलएलएम को हमारे डेटा क्यों पता नहीं होता। लाइक अगर मैं अभी चैट जीपीटी में बोल दूँ कि मैं एक नया अकाउंट बना दूँ चैट जीपीटी पे, सही हो गया। मैं उसको बोलूँ कि हु इज़ हसन जहांगीर, तो उसको पता नहीं होगा। और इसका रीज़न क्या हो सकता है, आप लोग मुझे बता दें। अरे बता भी दे जाइए जनाब, बता दे। अच्छा, इस उसकी मेमोरी सिर्फ एक चैट में होती है। जी सही बात है, लेकिन जो मैं पूछ रहा हूँ वो ये नहीं है, उसका आंसर ये नहीं है। किसी को अगर पता हो तो मुझे बता दे, अगर पता नहीं हो तो बस मुझे बता दे कि पता नहीं है। अच्छा, डेटा डायरेक्टली स्टोर नहीं होते क्योंकि वो ट्रेन नहीं है। नहीं दुआबा जी, ये बात नहीं है। आपकी बात भी ठीक हो सकती है लेकिन आई डोंट थिंक सो। डेटा डायरेक्टली स्टोर नहीं होता, नहीं जी। पैट्रन्स नहीं। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ। सही। उसको पता इसलिए नहीं होता क्योंकि उसको प्राइवेट डेटा को एक्सेस नहीं होता। उसके पास जो होती है ना वो डेटा,
जो डेटा उसके पास है उसमें हमारा डेटा है नहीं, उसके पास मेमोरी नहीं है प्रीवियस सेशंस की या कन्वर्सेशन की मेमोरी, वो हम उसमें डाल देते हैं वो चैट बोट वगैरह में, हालांकि उसके पास होती नहीं है। बिल्कुल। ये किसने, अब्दुल्ला भाई, जी आपकी बात ठीक है। एग्जैक्टली, नो परमानेंट मेमोरी वगैरह इस तरह। सही। अब ये तो बहुत बड़ा मसला हो सकता है ना। आप लोग की सब की बातें ठीक है। नाउ गेट बैक टू स्लाइड्स, क्योंकि ये एक दो स्लाइड्स करके फिर हम प्रैक्टिकल की तरफ जा रहे हैं। बस वो काम ख़त्म हो रहा है इस चीज़ का। अच्छा, जल्दी जल्दी हम ये इसको कर लेते हैं। अच्छा, तो बस मसला तो आप लोग को समझ आ गया ना कि इसको हमारे डेटा नहीं है। लेकिन अगर मैं आप लोग को एक प्रॉब्लम बता दूं कि एक कंपनी है, सही। अब मेरी कंपनी है और मैं कंपनी में मेरे पास पूरा सेटअप पड़ा हुआ है और वो वर्ल्ड वाइड फेमस कंपनी है। तो मैं चैट जीपीटी यूज़ करके अपनी कंपनी से मदद कैसे ले सकता हूँ या उसको किस तरह वो कर सकता हूँ। लाइक मुझे बता दें। मैं तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, मैं थोड़ा इधर उधर हो गया था, कज़न आ गया था। अच्छा, मैं क्वेश्चन ये कर रहा था कि कंपनी है मेरी और मैं चाहता हूँ कि मेरी कंपनी के बारे में मैं जान सकूँ, उसके बारे में मैं इन्फो ले सकूँ, जब भी मुझे प्रॉब्लम हो उसके बारे में तो मैं उसको सर्च कर सकूँ। ये तो वो मैं किस तरह कर सकता हूँ, क्योंकि चैट जीपीटी को तो पता नहीं होगा। तो इस मसले का हल क्या हो सकता है आप लोग के जहन में? बता दीजिए शाबाश। देखिए आप लोग, ये हम डिस्कशन कर रहे हैं सिर्फ बाई कलेक्टिंग, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम उसे बताएंगे ताकि वो हमें सोल्यूशन देंगे। नहीं अब्दुल्ला भाई, मैं अगर मेरी कंपनी, मिसाल के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट मेरी कंपनी है और अभी तक माइक्रोसॉफ्ट लोगों ने कोई चैटबॉट नहीं बनाया हुआ है, तो वो जो ओपन एआई है उनसे किस तरह मदद ले सकते हैं? उसका उनका डेटा तो बहुत ज़्यादा होता है, तो उस डेटा के बेस पर तो गूगल में तो उसका डेटा आएगा नहीं। तो सर ऐसे भी होता है ना कि हम अगर चैट जीपीटी को अपनी स्टोरी बताए तो वो उसको याद रख सके, लेकिन अगर कोई और उस टाइप की बात करे तो वो हमारी स्टोरी तो उसको रिस्पॉन्स में देता है, ऐसा क्यों? चैट जीपीटी, देखिए आपकी वो नहीं देता किसी और को, ये अपने आपके डेटा वो किसी और को नहीं दे सकता। आई डोंट थिंक सो, अगर देता हो मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं देता यार। लाइक अगर मैं यहाँ पे अभी आपके कोई प्रॉब्लम सर्च की हो खटक भाई, और मैं वो सेम अभी सर्च कर लूँ अपनी जो लॉगिन की हुई है, तो मुझे नहीं आएगा उसमें, आपका सोल्यूशन में मेरे पास नहीं आएगा। आपको अपने अंदाज पे देता है, मुझे अपने अंदाज पे। अंदाज सेम होता है, प्रॉब्लम्स डिफरेंट होती हैं। हाँ, अगर जनरल पर्पस प्रॉब्लम्स हो लाइक व्हाट इज़ एआई, तो आपको जो आंसर देगा मुझे भी वो देगा। लेकिन अगर स्पेसिफिक हो आपके रिलेटेड तो फिर वो मुझे नहीं दे सकता। अच्छा, मैं क्वेश्चन जो कर रहा था वो आप लोग मुझे उसका आंसर दे दें। चले मैं आप लोग को बता देता हूँ। इसका सोल्यूशन है रेग्स। रेग्स का नाम सुने आप लोगों ने? नहीं सुना। रेग्स का नाम आप लोग से सुनेंगे भी अभी, उसको यूज़ भी करेंगे और उसका चैटबॉट भी बनाएंगे। रेक्स क्या होती है? रेक्स ये होती है ना, मिसाल के तौर पर मैं स्टोरी बता रहा हूँ आप लोगों को, इसको गौर से समझे, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, बस आप लोग के कमेंट वगैरह छोड़ दें, इस चीज़ को समझें, फोकस करें इस चीज़ पे भी। सही। होती क्या चीज़ है? होता ये है कि मैं यहाँ पे अगर हूँ, क्या मुझे हसन जहांगीर या मुझे एक मेरी प्रॉब्लम है कंपनी की, लाइक मेरी कंपनी है मिसाल के तौर पर न्यूरोशील्ड। सही जी। मैं अगर बोल दूँ कि न्यूरोशील्ड में ये मसला चल रहा है, उसके फलाने हेड ऑफिस में ये मसला चल रहा है और फलाने में ये मसला चल रहा है। लाइक एबटाबाद का जो हेड ऑफिस है उनका, तो उसमें सेल इतनी हो रही है, और जो अमेरिका का हेड ऑफिस है उसमें सेल इतनी हो रही है, और प्रॉब्लम इस तरह, तो मुझे बताए कि इसकी वजह क्या है। तो चैट जीपीटी मुझे बोलेगा कि सॉरी,
आई डोंट नो अबाउट एनी न्यूरोशील्ड, या वो खुद से कोई आंसर जनरेट कर लेगा जो रियलिटी बेस्ड नहीं होगा। अब वो, क्योंकि उसके पास डेटा नहीं है, वो जानता नहीं है कि न्यूरोशील्ड है क्या चीज़, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा रैक सिस्टम जनरेट करूँगा। एक रैक सिस्टम में क्या होता है कि उसको आप अपना डेटा देते हैं एक पीडीएफ फॉर्म में या एक वेब पेज फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में उसको आप अपना डेटा देते हैं। तो क्या होता है कि जब आप बोलते हैं कि अभी मुझे न्यूरोशील्ड के बारे में ये प्रॉब्लम जो जो आप डिस्कस करते हैं कि इसके बारे में आप मुझे बता दें, तो क्या करते हैं वो डायरेक्ट चले जाते हैं मेरे डेटा में। वहाँ से मेरे क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी डेटा होता है वो उठा देता है और वो डेटा लेके जाता है चैट जीपीटी या एआई मॉडल के पास। उस डेटा के थ्रू या उस डेटा से सीख के, जो मेरा डेटा है उससे सीख के फिर वो आंसर जनरेट कर लेता है। समझ आ गई ना? इसकी मिसाल ये है कि मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग को समझ नहीं आ रही उस टॉपिक की, आप लोग को आंसर पता नहीं है, आप लोग के साथ एक बंदा बैठा हुआ है और वो आपको उसका बता दे कि ये क्वेश्चन इस बारे में, और फिर आप मुझे बता दें अपने अल्फाज में। तो ये रहेगी कि आप अपने डेटा से या आप डेटा से उसका आंसर ले लें, उसको चैट जीपीटी को दे दें कि यहाँ से आंसर जनरेट कर ले इस डेटा से, तो फिर वो मुझे डेटा दे देगा। ये हम प्रैक्टिकली भी कर लेंगे सर, मतलब कि जिसने चैट जीपीटी बनाया है उसने पहले पूरा डेटा उसको दिया, फिर उसने उससे सीखा। नहीं, चैट जीपीटी को उसने डेटा दे दिया, हाँ पूरा डेटा दे दिया, उस डेटा के हवाले से फिर वो क्वेश्चन कर सकता है। सही। अब क्या होगा कि चैट जीपीटी एक मॉडल बन गया है, जनरल पर्पस मॉडल है, वो स्पेसिफिक नहीं, जनरल पर्पस है चैट जीपीटी। अब चैट जीपीटी को हम पीडीएफ देते हैं और फिर हम उस पीडीएफ में क्वेश्चंस करते हैं। आप लोगों ने ये बात नोट की होगी ना? तो जब हमारा क्वेश्चन होता है पीडीएफ से रिलेटेड, तो क्या करते हैं कि हमारे क्वेश्चन को लेके उस पीडीएफ से उसका आंसर निकाल लेते हैं। तो उसके जब वहाँ से जो आंसर निकाल लेते हैं, फिर वो एआई मॉडल के पास लेके जाते हैं, फिर वहाँ से आंसर जनरेट कर लेते हैं। समझ आ गई रेक की? रेक सॉफ्टवेयर नहीं है, रेक एक एआई टेक्निक है, मॉडल है, जिस तरह दूसरे होते हैं, टेक्निक है एक उसकी एआई की, जनरेटिव एआई। अच्छा, समझ आ गई ना इस कॉन्सेप्ट की कि रैक किस तरह काम करता है? अगर आ गई तो मुझे बता दें ताकि हम आगे बढ़ जाएं। और मैं आपको ये रैक देखें, रैक क्या होता है? रैक इज टेक्निक डेट परफॉर्म्स हेलुसिनेशन या हेलुसिनेटिंग जनरलिस्ट एलएलएम इनटू नॉलेजेबल। लाइक किस तरह, देखिए यहाँ पे प्राइवेट और न्यू डॉक्यूमेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू वेक्टर एम्बेडिंग एंड स्टोर्ड इन स्पेशलाइज्ड वेक्टर डेटाबेस। सही। आपका जो अपना डेटा है, इसका मतलब है कि आपका जो डेटा है पीडीएफ वगैरह, वो एक वेक्टर डेटाबेस में कन्वर्ट हो जाता है और उसमें वो स्टोर हो जाता है। आपका डेटा स्टोर हो गया, क्या हो गया? आप उस डेटा के बारे में क्वेश्चन कर लेते हैं, तो वहाँ से वो आपके क्वेश्चन से रिलेटेड वो प्रोबेबिलिटी के थ्रू वहाँ से जो जितने भी आपके क्वेश्चन रिलेटेड आंसर्स मौजूद होंगे, वो सारे क्वेश्चंस और आंसर और जो सारा डेटा वो निकाल लेता है और सारे डेटा को लेके चले जाता है किसके लिए? एआई मॉडल के पास। कि आपने खुद से आंसर नहीं देना, इस क्वेश्चन का आंसर आपने इस डेटा से ढूंढना है। तो एआई मॉडल क्या करता है कि उस डेटा से आंसर ढूंढ के फिर आंसर जनरेट करके आपको दे देता है। समझ आ गई ना? तो इस तरह ये कर लेता है, फिर आपको क्या नॉलेज बेस, फिर वो आपको आंसर दे देता है। अच्छा जी, तो सर ए किस तरह एडवांस में जा रहा है ये इसका भी बता दें, मतलब कोई मॉडल चेंज होते हैं या क्या? एडवांस में इस तरह होती है कि पहले काम अगर थोड़ा होता था तो अब उससे ज़्यादा काम होता है, फिर उससे ज़्यादा भी काम होता है। अगर यहाँ तक समझ आ गई तो मुझे बताया था कि हम प्रैक्टिकल साइड पे चले जाएं। अच्छा जी,
चलिए हम जाते हैं उसकी तरफ। समझ आ रही, नज़र आ रही ना? अच्छा जी। चलिए ऐसा करते हैं कि आपको मैं शुरू से अब बताता हूँ कि होती क्यों, करना क्या है। सबसे पहले आप लोगों ने फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है। मैं वो फ़ोल्डर की जगह वो बता नहीं सकते ये वीडियोस में, वो गूगल मीट पे वो अलाउ नहीं करते। तो इस तरह करते कि मैं आपको एक आइडियल बता देता हूँ कि होती क्या चीज़ें। मिसाल के तौर पर आपके लोकल डिस्क ई जो आपका कंप्यूटर का है, उसमें अगर आप चले जाए तो उसमें मुख्तलिफ फ़ोल्डर्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें एक फ़ोल्डर है प्रोजेक्ट का। प्रोजेक्ट पे आप चले गए, वहाँ पे आप एक फ़ोल्डर बना दोगे रेक्स का। सही, रेक्स का फ़ोल्डर ने बना दिया आप लोगों ने। फिर आप आ जाओगे विजुअल स्टूडियो पे। विजुअल स्टूडियो आप लोगों ने ओपन कर लिया। अब ये आप लोग को नज़र आ रहा है फ़ाइल। इस फाइल को जब आप लोग क्लिक करोगे तो आप होगा ओपन फोल्डर। ओपन फोल्डर कर लोगे और फिर आप लोग चले जाओगे उस फोल्डर में रेग वाला, और रेग को ओपन कर लोगे और सेलेक्ट कर लोगे। वो खुद ब खुद ओपन हो जाएगा। जब वो ओपन हो जाएगा तो इस तरह आ जाएगा। ये सारी चीज़ें नहीं होगी, ये नहीं होगी, सिर्फ रेग्स होगी। सही, जब ये आ जाएगा तो आप लोग मतलब आप लोग के पास कुछ नहीं होगा। अब आप क्या करोगे, आप उसके बाद कर लोगे कि टर्मिनल में चले जाओगे। टर्मिनल कहाँ पे होता है? टर्मिनल यहाँ पे होता है। लेकिन टर्मिनल से पहले आप क्या कर लोगे, आप लोग एक यहाँ पे चले जाओगे, ये क्लिक करके यहाँ पे आप लिख लोगे रिक्वायरमेंट्स डॉट टी एक्स टी। ये कर लोगे, कर लिया आपने। ये इसको आप इग्नोर कर ले क्योंकि मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो ये कह रहा है कि ये दूसरा बना रहे। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स वन फॉर एग्जाम्पल। तो आप लोग फिर एंटर कर लोगे तो ये बन जाएगा। सही, खुद ब खुद बन जाएगा। जब ये बन जाए तो आप लोग क्या कर लोगे, मिसाल के तौर पर मेरा बन गया है। फिर आप उसमें चले जाओगे, जो जो लाइब्रेरीज यूज़ करनी है। फॉर आपने लॉन्ग चेन यूज़ करनी है, लॉन्ग चेन ग्रोक यूज़ करना है, या एफ ए आई एस एस सी पी यू वगैरह, पाई पी डी एफ वगैरह, ये सारा कुछ आप लिख लोगे कि कौन कौन से आपने मॉड्यूल्स यूज़ करने या लाइब्रेरीज वगैरह यूज़ करने, मॉड्यूल्स वगैरह आप लोग लिख लोगे। यहाँ पे आप चले जाओगे सिंपल रेक की तरफ। यहाँ पे क्या कर लोगे, अपना सारा कोड लिख लोगे। ये सिर्फ मैं पहले समझा रहा हूँ, कोडिंग की तरफ बाद में आती। सारा लिख लिया, फिर उसके बाद फिर आप क्या कर लोगे, उसके बाद फिर आप लोग एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर लोगे। इन्वायरमेंट किस तरह क्रिएट करना है, आपने लिखना है कि पाइथन माइनस एम वी ई एन वी वी ई एन वी। सही, आप लोग जब ये कहाँ पे लिखोगे, ये आप लोग लिखोगे टर्मिनल में। ये मैं न्यू टर्मिनल मैंने प्रेस कर दिया, ये टर्मिनल यहाँ पे आ गया, ये आ गया। तो आप लोग को ये नज़र आ रहा है ना, ये वी ई एन वी, ये नहीं होगा, ये आप लोग का नहीं होगा। जब नहीं होगा तो आप लोग क्या कर लोगे, एक इन्वायरमेंट इसका सेटअप करोगे कि मैं इस प्रोजेक्ट का एक इन्वायरमेंट बना रहा हूँ। तो आप लोग जब ये लिखोगे यहाँ पे आप जब लिखोगे इस तरह, तो फिर आप लोग एंटर कर लोगे तो ये खुद ब खुद बन जाएगा। फिर उसके बाद आपने उसको एक्टिवेट करना है, तो उसके लिए क्या करोगे कि डॉट ये लिख लोगे डॉट, ये पूरा सारा कुछ लिख लोगे यहाँ पे, और फिर एंटर कर लोगे तो ये आ जाएगा। जब ये आ जाएगा तो उसका मतलब होगा कि आपका इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया। अब आप लोग इस पर आप काम कर सकते हैं। अब आप आगे चले जाओगे, रिक्वायरमेंट्स आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स है ना, तो इस रिक्वायरमेंट्स को आप इंस्टॉल कर लोगे कि जितने जितने रिक्वायरमेंट्स हैं सारे मेरे इस मॉडल में, इस मॉडल के लिए या इस प्रोग्राम के लिए वो इंस्टॉल हो जाए, ताकि इस सिस्टम में वो मैं यूज़ कर सकूँ। तो ये आप किस तरह करोगे, पिप इंस्टॉल -r रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी। जब आप लोग यहाँ पे वो लिख लोगे पिप इंस्टॉल इस तरह, फिर एंटर कर लोगे तो वो खुद ब खुद रनिंग शुरू कर लेगा और सारा हो जाएगा। आप लोग को ये नज़र आ रहा होगा, ये तो हो गया। ये डॉट ई एन वी, यहाँ पे हम सेव कर लेते ए पी आईज़ कि कौन सा ए पी आई हमने
यूज़ करना है। एपीआईज, ये गूगल एपीआई की तो इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये यूज़ नहीं कर रहा हूँ। ग्रोक एपीआई में यूज़ कर रहा हूँ। एपीआई किस लिए यूज़ कर रहा हूँ मैं? एपीआई में इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि इसको यूज़ करके मैं अपना एआई मॉडल से आंसर जनरेट करूँगा। एम्बेडिंग सारा इस मॉडल से वो करेंगे। यहाँ पे जाएंगे इस मॉडल के ऊपर, लाइक चैट जीपीटी का एपीआई अब अलग है, जेमिनाई का अलग है, और इस तरह परप्लेक्सिटी वगैरह का अलग है, और लामा का अलग एपीआई है। तो उसका मतलब ये है कि आप उसका एपीआई ले लोगे, कभी पेड भी होता है अनपेड भी होता है। मैं ग्रोक यूज़ कर रहा हूँ, ग्रोक अनपेड है। और इसको हम जनरेट किस तरह करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। सबर में आपको वो दिखा देता हूँ कि किस तरह वो कर लेते हैं। अम्म, अच्छा नज़र आ रहे हैं आप लोगों को? एपीआई मैं आपको बता देता हूँ एपीआई क्या होती है ऐसा। और सर एपीआई मैं आपको समझा देता हूँ कि एपीआई क्या चीज़ होती है। पहले आप ये देख लें, इसके बाद मैं आपको एपीआई दिखा देता हूँ। अच्छा, ये ग्रोक एपीआई मैंने कर लिया। अब ये ग्रोक एपीआई यहाँ पे मैंने क्लिक कर लिया। एपीआई कीज़, यहाँ पे मैं चला जाऊँगा। यहाँ पे मैं जब ये हो जाए तो ये मैं लॉगिन कर लूँगा, सारा कुछ कर लूँगा। तो यहाँ पे आप लोग को क्रिएट एपीआई नज़र आ रहा था, उसको मैं क्लिक करूँगा, उसको अपना नेम दे दूँगा कि इस एपीआई का क्या नाम रखूँ। फिर वहाँ पे वो क्रिएट हो जाएगा। जब वो क्रिएट हो जाए तो फिर वो मुझे एपीआई की दे देगा, जो इस तरह नज़र आता है। अभी जो हमने वहाँ पे स्टोर किया था मैं आपको दिखा देता हूँ, बल्कि चलिए वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। एपीआई की नहीं, एपीआई क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। एपीआई क्या होता है? ये इंटरनेट बहुत स्लो काम कर रहा है हमारा। अच्छा जी, मैं कोई आसान सा एग्जांपल देता हूँ। हाँ ये देखिए, बल्कि ये नहीं, ये रेस्ट पे। चलिए मैं आपको खुद से एग्जांपल देता हूँ। ये यहाँ पे आप लोगों को समझ नहीं आएगी, मैं मुझे पता है आप लोगों का। मैं आप लोगों को इजी एग्जांपल देता हूँ। आप एग्जांपल ले लें कि आप लोग एक वो बना रहे हैं, क्या कहते हैं, एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या एक कंपनी बना रहे हैं। उस कंपनी का काम ये होगा कि वो कंपनी डिलीवरी करेगी, डिलीवरी अब एक जगह से दूसरी जगह पे, सही। अब डिलीवरी के लिए उसको लोकेशन का एक्सेस होना चाहिए उसके पास। अब लोकेशन के एक्सेस के लिए आपके पास होनी चाहिए क्या? आपके पास होनी चाहिए जीपीएस ट्रैकिंग वगैरह। अब अगर आप अपना एक खला में भेजोगे और वहाँ पे वो जीपीएस वगैरह ट्रैकिंग करेगा, तो इतना ख़र्चा तो आपकी कंपनी पे नहीं होगा जितना उस पे होगा। तो इससे बेहतर नहीं है कि ऑलरेडी जो मौजूद है, लाइक गूगल जीपीएस वगैरह हो गया या दूसरे, तो उसको आप यूज़ कर लोगे। तो क्या होगा, आप उसके एपीआईज ले लोगे और उस एपीआई के थ्रू आप उसके साथ कनेक्ट हो जाओगे। तो एपीआईज दो सॉफ्टवेयर्स या दो सिस्टम्स को कनेक्ट करने का एक ब्रिज का काम करता है। लाइक आप यहाँ पे बैठे हुए, आप वेटर को कह रहे हैं कि मुझे खाना लेके आए। खाने आपने ऑर्डर दे दिया है, वेटर आपका ऑर्डर लेके चला जाता है उधर कुक के पास। वहाँ पे वो ऑर्डर वो कंप्लीट करके वापस आपके पास आता है। तो ये वेटर का काम जो होता है ना, ये एपीआई का काम होता है कि वो आपका ऑर्डर लेके वहाँ पे चले जाता है, वहाँ से आपका ऑर्डर लेके आता है। तो सेम एपीआई दो सॉफ्टवेयर या दो सिस्टम को यूज़ करने के लिए यूज़ होता है, एक साथ मिलाने के लिए, ताकि वो एक दूसरे को एक्सेस हासिल कर सके। तो आप अपने कंपनी के लिए डिलीवरी के लिए गूगल का जीपीएस का एपीआई यूज़ कर लोगे। एपीआई एक की होगी, एक चाबी होगी, आपको वो मिल जाएगी। अब वो आप अपने कंपनी के सिस्टम या सॉफ्टवेयर में आप इंस्टॉल कर लोगे
आपको एक्सेस मिल जाएगा ऑटोमेटिकली गूगल के जीपीएस का। तो बजाय इसके कि आप अपने एक जीपीएस सिस्टम क्रिएट कर ले, आप गूगल का यूज़ कर सके थ्रू एपीआई की। सही। तो मैं होप सो कि मैं आपको वो समझा कोशिश कर लूँ। लाइक ये एपीआई बेसिकली होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। सही। वो जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। समझ आ गई ना एपीआई की क्या होता है? डिफरेंट सॉफ्टवेयर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन के लिए इस इंटरफेस को यूज़ करते हैं। तो उसके थ्रू हम दूसरे सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हैं या तीसरे सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक्सेस करना है चैट जीपीटी को या जेमिनाई को, कि हमने उसका मॉडल यूज़ करना है। तो उसके मॉडल के लिए हमें उसका एपीआई चाहिए ताकि हम उसको यूज़ कर सकें। तो उसका एपीआई हमें ये मिल जाता है एपीआई की के थ्रू। तो वो हमें मिल गया। अब वो हमें मिल गया तो हमने वो .env में स्टोर कर लिया। अब हम यहाँ पे आते हैं, रिक्वायरमेंट्स हमारे पास सारे इंस्टॉल हो गए। .env में हमने एपीआई की सेव कर लिया है। अब यहाँ पे आते हैं हम अपने इसके पास, ये सारे लाइब्रेरीज हमने इंस्टॉल कर लिए फ्रॉम .env, ये सारा कुछ हमने इंस्टॉल कर लिया है। सही। समझ आ गई ना आप लोग को? अब इस कोड को अगर मैं समझाने लग जाऊँ आप लोग को तो इस पे आप लोग के 1-2 घंटे फिर लगेंगे। हाँ, एपीआई को हम मीडियम भी कह सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैंने इसके साथ सारे कमेंट्स लिखे हुए हैं। मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ कि काम किस तरह करेगा ये। सही। रेक सिस्टम में आपको सिर्फ उसका दिखा देता हूँ कि रेक सिस्टम इसका किस तरह है। अब याद है कि इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। टर्मिनल यहाँ पे देखें। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये देख लिया आप लोग। पाई पीडीएफ लोडर नहीं है, इसके थ्रू हम पीडीएफ को रीड कर सकते हैं। ये कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, बल्कि मैं बस खैर बता देता हूँ आप लोग को। यहाँ पे हम देखें एपीआई के लिए सेटअप कर लेते कि आपने एपीआई को एक्सेस करना है, ग्रोक एपीआई। अब यहाँ पे हमने एफ एल्स लगाया कि एप नॉट ग्रोक एपीआई, लाइक मतलब ये कि एपीआई अगर मौजूद नहीं तो आप बोल दो कि आप कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हो, आपके पास तो एपीआई नहीं है। आप चैट जीपीटी का एपीआई लेके आए, जेमिनाई का लेके आए, डीप सीक का लेके आए, किसी चीज़ का लेके आए, तो आप मैंने वो लगा लिया। फिर उसके बाद फिर मैं उसको अपना पीडीएफ का पाथ दे देता हूँ कि मेरा पीडीएफ यहाँ पे पड़ा हुआ है, जिसके बेस पे मैंने आपने मुझे आंसर देना है। और उसका चंक्स बना दिया। चंक्स क्या होता है कि पूरा पीडीएफ को आप डिवाइड कर लिए टुकड़ों में। बहुत ज़्यादा टुकड़े होंगे तो वो एक एक टुकड़े को डील करना आसान होगा, बजाय इसके कि पूरा पीडीएफ को वो डील करे। तो मैंने उसका चंक्स बना दिए। यहाँ पे चंक साइज़ मैंने 1000 रख दिए कि हाउ मेनी करेक्टर्स पर चंक्स, एक चंक में 1000 करेक्टर्स होंगे। फिर उसके बाद ओवरलैप कितना होगा, 200 मैंने कर दिया है। फिर ये चंक्स रिटर्न कर लिया मैंने। अब यहाँ पे पाथ के एक एक्सेप्शन मैंने डाल दिया कि अगर वो एक्सेस आपको नहीं मिल रहा उस पीडीएफ फाइल को, तो आप बोल दें कि पीडीएफ प्लान की मतलब जो जगह है वहाँ पे नहीं मिल रहा। अब यहाँ पे देखें वेक्टर डेटाबेस मैंने बना दिया किस चीज़ का, मेरा पीडीएफ जो था उस पीडीएफ का जो चंक्स बन गए, टुकड़े बन गए, हिस्से बन गए, उस हिस्से को मैंने एक वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करना है। तो वेक्टर डेटाबेस FAIS वेक्टर स्टोर है। वहाँ पे एम्बेडिंग के थ्रू, एम्बेडिंग कंटेक्सचुअल डेटा होता है, मतलब ये कि न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट हो गया और जो सिमिलर वर्ड्स होंगे उसका न्यूमेरिकल वैल्यू सिमिलर टाइप होगी और वो एक एक मतलब नज़दीक नज़दीक स्टोर हो जाएगा। सही। एम्बेडिंग में कंटेक्सचुअल स्टोरिंग होती है और वेक्टर डेटाबेस एक जगह होती है जहाँ पे वो हम उसको स्टोर करते हैं, उस कंटेक्सचुअल डेटा को स्टोर करते हैं वेक्टर डेटाबेस में। समझ आ गई ना एम्बेडिंग की? एम्बेडिंग में हम उसको कन्वर्ट करते हैं न्यूमेरिकल में एम्बेडिंग टेक्निक के थ्रू। तो वो न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट हो जाते हैं कंटेक्सचुअल बेस पे, मतलब जिसका कंटेक्स एक सेम होगा तो उसको उनका न्यूमेरिकल वैल्यू भी सेम होगी, वो करीब करीब होंगी। फिर उसको हमने स्टोर करना है तो स्टोर करने के लिए वेक्टर डेटाबेस हम यूज़ करते हैं। अब वो हो गया तो हमारे पास वो सारा पूरा पीडीएफ स्टोर हो गया वहाँ पे। अब जब हम क्वेश्चन लिखेंगे तो हमारा क्वेश्चन भी कन्वर्ट हो जाएगा न्यूमेरिकल डेटा में और वो फिर वहाँ पे चला जाएगा। वहाँ पे उस न्यूमेरिकल जो हमारे क्वेश्चन का न्यूमेरिकल होगा और उस पीडीएफ का जो न्यूमेरिकल होगा, तो जो करीब करीब होगा वैल्यूज़, तो वो सारा ले लेगा और वो चला जाएगा
चैट जीपीटी के पास या जो जिस एआई मॉडल का मैं एपीआई यूज़ कर रहा हूँ उसके पास चला जाएगा और वहाँ से फिर वो आंसर जनरेट करेगा। अब यहाँ पे ये सारा कुछ बस एपीआई की सेटअप वगैरह है। रैक सिस्टम मैं बना रहा हूँ, या मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैं जो मॉडल यूज़ करूँ वो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, ऑल मिनी एलएम, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं पीडीएफ में फाइल में पीडीएफ आप लोग को ये नज़र आ रहा था। पीडीएफ को मैंने जो थीसिस मेरा अपना थीसिस है उसका पीडीएफ मैंने डाला हुआ है उस फोल्डर में, ताकि फिर आसानी हो जाए उसमें। चले, ये पूरा कोड है, इसको हम रन कर लेते हैं। भी यहाँ पे रन किस तरह करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसके थ्रू। ये पाइथन रन हो रहा है, ये रन हो जाए तो फिर देखते हैं। इसको मैंने अपना पीडीएफ दिया हुआ है, और पीडीएफ मैंने कहाँ पे दिया हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। कहाँ पे पीडीएफ, ये देखिए पीडीएफ फाइल पाथ। तो ये यहाँ पे मेरे पीडीएफ का पाथवे है, फाइनल थीसिस डॉट पीडीएफ। और ये देखें, ये क्या कह रहे हैं, स्टार्टिंग रेक चैटबॉट, ग्रोक एपीआई की फाउंड, लोडिंग फ्री, लोकल एम्बेडिंग मॉडल्स, हगिंग फेस। हगिंग फेस एआई मॉडल्स का एक गिटहब बोल सकते हैं आप। ओपन मतलब फ्री ट्रेन मॉडल्स पड़े हुए, प्री ट्रेन, उसको आप यूज़ कर सकते हैं हगिंग फेस के थ्रू। लाइक एम्बेडिंग हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो एम्बेडिंग के लिए खुद कोडिंग करने के बजाय हम हगिंग फेस का एम्बेडिंग बस मॉडल यूज़ कर लें, तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी ना। अब यहाँ पे अब अगर आप लोग ऊपर देखें, ये देखिए फ्रॉम लॉन्ग चेन हगिंग फेस इंपोर्ट किया, हगिंग फेस एम्बेडिंग्स। तो हगिंग फेस का जो एम्बेडिंग मॉडल है, जो न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करने के लिए जो कोडिंग उसने की, लाइब्रेरी बनाई हुई, मॉडल जो मॉड्यूल बनाई हुई, तो हम बस डायरेक्टली वो यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं कि लोडिंग एंड प्रोसेसिंग फाइनल थीसिस पीडीएफ, क्रिएटिंग वेक्टर स्टोर विद लोकल मॉडल, दिस में टेक अ मोमेंट। तो ये अब वो सारा कुछ काम हो रहा है। अब ये हो जाए तो उसके बाद हम इससे फिर क्वेश्चन करेंगे। होप सो आप लोग को समझ आ जाए इस चीज़ की। अच्छा, ये कह रहे हैं ना कि आप लोग का रेक चैटबॉट इज़ रेडी, आस्क क्वेश्चन अबाउट द कंटेंट ऑफ योर पीडीएफ, टाइप एग्जिट टू क्विट। अच्छा, अब आप लोग मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ कि आप लोग मुझसे मुझे एक क्वेश्चन बता दें कि मैं इससे क्या क्वेश्चन करूँ, मुझे बता दें। अब्दुल्ला भाई ऊपर ऊपर से जा रहा, खैर आप लोग को समझ आ जाएगी, ये ऐसे समझ नहीं आता। आप मुझे क्वेश्चन बताएं कि मैं इससे पूछूं कि कोई क्वेश्चन, कोई भी जनरल क्वेश्चन आप मुझे बता दें। कोड में शेयर करूंगा, कोड को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है आप लोग के लिए कमेंट्स में। समराइज दिस डॉक्यूमेंट इन वन लाइन, नहीं, जनरल क्वेश्चन मुझे बता दें। जनरल क्वेश्चन इस तरह के वो पीडीएफ से रिलेटेड ना हो, ताकि मैं आप लोग को दिखा सकूं। अच्छा, हाउ वाज योर डे, ये मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ इससे। I don't know. The provided context is about a research project on seizure detection using wearable sensor measure and machine learning and does not mention anything about the speaker's day. समझ आ गई ना इसमें। अब मैं कहता हूँ कि tell me about author of this PDF. Author of this PDF mentioned, however, the acknowledged section mentioned the project supervisor, Dr. Wajia Khalid. तो इसको supervisor लिखा हुआ है। अच्छा, मैं बोल देता हूँ कि what is summary of this PDF. अच्छा, the PDF appears to be a research paper on seizure detection techniques, specifically focuses on a proposed framework called NeuroShield. NeuroShield मेरे इसका नाम था प्रोजेक्ट का।
The paper is divided into chapters discussing the introduction, review of existing techniques, methodology, result, and conclusion. Explore different approaches to seizure detection, including using one type of data with regular machine learning, e.g., with deep learning and multimodal sensor diffusion with deep learning. अब अगर मैं बोल दूँ कि explain the EEG and EMG. EEG and EMG are two types of biosensors used in wearable technology for seizure detection. अब EEG measures the electrical activity of the brain directly detecting brain waves and activity. It's considered the most accurate method for monitoring seizures in clinics as it directly measures brain activity. अब आपको एक बात मैं बता दूं, ये जो जो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये एज इट इज़ नहीं उठाया हुआ है, उसने सिर्फ कॉन्टेक्स्ट वहाँ से उठाया हुआ है कि इस पीडीएफ में इस चीज़ के बारे में क्या क्या नॉलेज है, कौन सा कॉन्टेक्स्ट यूज़ हुआ हुआ है। अब आप लोग अगर यहाँ पे देखें तो ईजी समथिंग एल्स, वो बायोसेंसर नहीं है। ईजी एक टेस्ट है, एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम वो कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे बायोसेंसर्स यूज़ क्यों? क्योंकि यहाँ पे ईजी के बारे में बात नहीं हुई है इस पीडीएफ में। इस पीडीएफ में ईजी को रिकॉर्ड करने के लिए जो टूल्स या जो सेंसर्स यूज़ होते हैं उसके बारे में बात की गई है। तो उसने बस वो डायरेक्टली उठा दिया है, तो उस कंटेक्स्ट से वहाँ से उठा दिए और वो उसको उसने चैट जीपीटी को दे दिया या इस एआई मॉडल को दे दिया कि ये ले लें और इससे एक जवाब आप या एक आंसर जनरेट करके दे दें कि ये क्वेश्चन का आंसर मैं दे सकूँ आगे। तो दिस इज़ रेक सिस्टम। और रेक सिस्टम काम आते हैं आपके अपने पर्सनल काम के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए। तो समझ आ गई ना आप लोग को रेक्स की कि व्हाट इज़ रेक और ये सारा कुछ? अगर समझ आ गई तो मुझे बता दें कि हम फिर आगे जाएं, देखें कि क्या होता है। मैं आप लोग के साथ कोड शेयर कर लूँगा। कोड में मैंने एक एक चीज़ एक्सप्लेन की हुई है, सामने को मैंने वो कमेंट भी लिखा हुआ है और मैं आप लोग के साथ वो सारा शेयर कर लूँगा। और आप लोग वो ख़ुद भी चैट जीपीटी के थ्रू सीख भी सकते हैं और आप लोग उससे इस्तेफ़ादा भी हासिल कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। सही, अब हम स्लाइड्स की तरफ आते हैं। स्लाइड्स बस एक दो स्लाइड से वो कर लेते हैं, फिर लेक्चर एंड कर लेते हैं। बस अब जो मेन काम था वो आज का हो गया तकरीबन। अच्छा, तो चैट विद योर नॉलेज बेस मतलब रेक सिस्टम का ये कह रहे हैं। अच्छा, बस ये मुख्तलिफ ए बिल्डर्स, रेक बिल्डर्स होते हैं, एजेंट एंड वर्कफ्लोज होते हैं, एडवांस नो कोड एआई। अच्छा, ये सिर्फ आप लोग ये देखें एआई किस तरह काम करता है ना, रीजनिंग प्लानिंग करता है, टूल एग्जीक्यूशन, ऑब्जर्वेशन, ये सारा कुछ। चलो मैं ये इसको इग्नोर कर लेता हूँ और बस ख़त्म कर लेते हैं क्योंकि फिर आप लोग बोर हो जाओगे। एंड सो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं ये रिकॉर्डिंग में ख़त्म बंद कर लूँ।